एक सवाल से शुरू करते हैं कि आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा कि मैं ऐसा क्यों? जैसा भी मैं हूँ, मैं ऐसा क्यों? पूछा कभी आप लोगों ने अपने आप से सवाल? मैं जो मेरा बिहेव करने का तरीका है, द वे आई कम्युनिकेट, द वे आई टॉक टू पीपल, द वे आई हैंडल माय रिलेशनशिप, द वे आई हैंडल माय वर्क, द वे आई हैंडल माय टीम एंड ऑल, राइट? तो चलिए तलाश करते हैं। आज 3 क्वेश्चंस को तलाशेंगे और वहां से मैं आपको लेके जाऊंगा मेंटल रिबूट की तरफ। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सारे बायोलॉजिकल जेनेटिकल रीजन हो सकते हैं, मगर एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट भी होता है। आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल जब बच्चा जन्म लेता है बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह नीट एंड क्लीन होता है। फिर उस पर लिखना शुरू करते हैं उसके पापा मम्मी भाई बहन रिलेटिव दोस्त, टीवी पे कैसे प्रोग्राम्स देखे, रेडियो पे कैसे प्रोग्राम्स को उन्होंने सुना, और धीरे धीरे उसका पर्सोना जो है वो शिफ्ट होने लगता है और उसको जो सुनने को मिलता है वो कुछ ऐसा होता है। ये करेंगे टॉप। बहुत बार पॉजिटिव होता है, बहुत बार नेगेटिव होता है, हजारों 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 थॉट्स। अब यहां पर आपको रोकते हुए बहुत ब्यूटीफुल से एक स्टोरी सुना रहा हूं। ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, ये बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। बात लगभग लगभग 25 साल पुरानी है। एक लड़की एमएससी प्रीवियस जियोलॉजी हो चुका था, फाइनल की तैयारी कर रही थी। 25 साल पहले अगर कोई लड़की एमएससी फाइनल जियोलॉजी कर लेती, मतलब लड़के देखना शुरू हो चुके हैं और उसके विवाह की तैयारियां की जा रही। चूंकि भोपाल एक ऐसा शहर था जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर्स होते थे, तो उत्तर प्रदेश से ही एक फैमिली कानपुर से उनके यहाँ आई, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और एक बिटिया थे। वो किसी एग्जाम को दिलाने आए थे अपनी बच्ची को। तो उन्होंने देखा कि एक जिनके घर वो आए थे वहां एक लड़की है, उसका नाम गुड्डन है। वो लगातार लिखे जा रही है। तो वो सैटरडे की शाम को आए, संडे को उन्होंने अपने बच्चे की एग्जाम दिलाई और संडे की रात को वो अपने शहर वापस चले गए। मगर इस पूरी प्रोसेस में जो उनके साथ महिला आई थी, उन्होंने देखा कि जो गुड्डन है ये अपनी माँ की हेल्प नहीं कर रही है, कुछ लिखने में लगी है। आप तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट रह चुके हैं, आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रैक्टिकल्स की फाइल तो हम लोग बहुत टाइम पे पहले से बना के रख लेते हैं। यस और नो? यस। प्रैक्टिकल की फाइल्स हमेशा लास्ट दिन बनती है जब प्रैक्टिकल होने वाला होता है। एंड गुड्डन वाज डूइंग द सेम थिंग। मंडे को उनका प्रैक्टिकल था। एनीवेज, जब उन्होंने देखा कि ये लड़की लगातार कुछ लिखने में लगी हुई है और अपनी मम्मी की कोई हेल्प नहीं कर रही है, तो जाते समय 20 रुपए का एक नोट ऐसा फोल्ड करके, जैसे पुरानी बुजुर्ग महिलाएं नहीं देती, उनके हाथ में देते हुए कहा कि गुड्डन, बहुत अच्छा है कि तुम पढ़ रही हो, मगर अब ऐसा भी नहीं है कि तुम डॉक्टर ही बन जाओगी। अगर मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देती, पापड़ सेक देती, सलाद काट देती, पानी की गिलास ही भरवा देती। एनीवेज, वो 10 का 20 का नोट देके मुट्ठी में चली गई अपने यहाँ से वापस। और गुड्डन का प्रैक्टिकल हुआ, वो लौट के घर आई और उसने अपने पापा से बोला। उस समय नीट नहीं होती थी, आप सब एजुकेशनिस्ट हैं, आप जानते हैं। उस समय पीएमटी नाम की एग्जाम होती थी। उसने अपने पापा से बोला कि पापा, मुझे पीएमटी के लिए ड्रॉप लेना है। जो बच्ची एमएससी फाइनल ईयर जियोलॉजी करने के बाद अब शायद अगले प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ने वाली थी। पापा मान गए, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, बट ओनली फॉर 1 ईयर। इस 1 साल से ज्यादा मैं तुम्हें प्रयास नहीं करने दूंगा। यू नो व्हाट, गुड्डन ने एफर्ट्स डाले 1 साल, पीएमटी का रिजल्ट आया एंड शी वाज इन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। और आज वो लड़की डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा गंगेले के नाम से दमोह में गायनोकोलॉजिस्ट की तरह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। मैंने सुना था कि जख्म तलवार के गहरे भी वो भर जाते हैं, मगर लफ्ज तो सीने में उतर जाते हैं भालों की तरह। नेगेटिव इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आप सोचिए ना, आपकी गाड़ियों में, आप कारों में हवा भरवाते हैं, कंप्रेसर हवा भरने के लिए शायद 25-50 हजार 1 लाख रुपए का आता होगा। जिसने आपकी टायर में, कार के टायर में हवा भरी, और हवा निकालने के लिए आपको एक रस्टेड, जंग लगी हुई कील ही काफी होती है। अगर वो कील लगी तो हवा। एक छोटी सी स्टोरी और सुनाते हुए आगे बढ़ूंगा। मैं जब 11th क्लास में था तो मुझे इतनी फिजिक्स आती थी कि मेरे टीचर्स को पता लगाना मुश्किल हो गया था कि इसे कितनी फिजिक्स आती है।
तो फिर उन्होंने मेन रिजल्ट आने के बाद तय किया आपस में बात करके कि इस बंदे की हमें 2 महीने बाद एक बार फिर से परीक्षा लेना पड़ेगी, ताकि हम पता लगा सके कि इसे कितनी फिजिक्स आती है। आप में से कुछ लोग समझ पाए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? प्यार से हम उसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सप्लीमेंट्री इसलिए नहीं होती कि आपके कम नंबर आए, वो इसलिए होती है कि टीचर्स आपके नॉलेज का पता नहीं लगा पाए। एनीवेज, मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था। शायद मेरे कुछ 29-30 नंबर आए होंगे इसी कारण से, और मैंने 2 महीने डट के मेहनत करी और उसका रिजल्ट ये आया कि हर महीने के 1 नंबर के हिसाब से मेरे 2 नंबर और ऐड हो गए। उसके बाद भी पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे। शुक्र है उस दयालु टीचर का जिसने तय किया कि इसे इसकी मार्कशीट पे जिंदगी भर के लिए एक शब्द और ऐड कर दूं, उसे बोलते हैं ग्रेस, और मुझे वो नंबर देके मुझे पास करा दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल है ये, मैं 5th में बहुत अच्छे नंबर लाया, रविंद्र भवन में मेडल मिला जो आज तक मेरे घर में संभाल के रखा हुआ है। 8th में अच्छे नंबर आए, तब तक सब ठीक था, मगर 11th में सप्लीमेंट्री आने के बाद पापा मम्मी के दोस्त, फर्स्ट कजन्स, मोहल्ले वाले आते जाते पूछने लगे, वो सुना है तुम्हारा फिजिक्स में, हेलो। हर सवाल मेरी सेल्फ इमेज को अंदर से और नीचे करने लगा और गिराने लगा। एनीवेज, मैंने 11th के बाद 12th और डिग्री ले आया फर्स्ट डिवीजन के साथ में। बट एमएससी प्रीवियस में अचानक मुझे किसी ने सवाल पूछा कि क्या तुमने कभी सोचा है कि यूनिवर्सिटी में टॉप करो? तो मुझे ये लगा कि ये मुंह और मसूर की दाल, क्योंकि 4 साल पहले का नेगेटिव मेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा हावी था। एंड पहली बार उस दिन पता चला जब वो लेडी जो मेरी गुरु बनी वो मुझे लेके यूनिवर्सिटी गई, और पहली बार मुझे पता चला कि टॉपर्स की कॉपी ऑन डिमांड डिस्प्ले पे अवेलेबल होती है। और उन्होंने उस दिन 12 रुपए दिए थे विश्वविद्यालय में, वो टॉपर्स की कॉपी थी, और मुझे बोला कि वो लिस्ट बनाओ उन चीजों की, या बहुत सारे स्टूडेंट्स से याद रखना, लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो इसने करी और तुम नहीं कर रहे हो। तो सारी चीजें फ्रेंड्स वही कर रही थे। तो उन्होंने बोला तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन मिल गया है, अब तुम्हें अपने किस डायरेक्शन में काम करना है तुमको पता चल गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ नेगेटिव लिखा हो या पॉजिटिव, दोनों कमाल तरीके से काम करना शुरू करता है। नाउ लेट्स गो, ये एक अगला सवाल की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस आपको दिख रहे हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए ये है, आप अपना मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं सर, आपके घर की हर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट कर लेते हैं, क्या आप लोग वाकई अपना इस 1.5 किलो का जो सामान इन आंखों के पीछे है जिसे हम ब्रेन बोलते हैं, आप वाकई अपने ही बेनिफिट के लिए संचालित कर पाते हैं? इसको सोचिएगा, ठीक है। एंड आई विल टेक यू टू द वन मोर पॉइंट। यस, सभी लोग मेरे साथ अपना राइट हैंड ऐसा करिए जल्दी से। इस हाथ की हथेली पर आप इमेजिन करिए अपना ट्रू पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता, उसको यहाँ इमेजिन करिए। एक टैलेंट का पूल आपको दिखाई देगा। एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब अपने आप को दीजिएगा, मुझे नहीं। जिस टैलेंट के कमाल के पूल को आपने अपनी हथेली पे भी इमेजिन किया है एज एन इंडिविजुअल, क्या आप वाकई इसके साथ जस्टिस कर रहे हैं? राइट? मैं एक बार शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहा था, ही सेल्फ मेड पर्सन। उन्होंने कहा था कि इट डजंट मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, इट मैटर्स दैट व्हाट डू यू डू ऑफ द टैलेंट। सवाल इसका है ही नहीं कि आप कितने टैलेंटेड हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, कुछ कहने की, कुछ सुनने की और उसका असर हो जाने की, तो चलिए समझना शुरू करते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में कि कहां से हुई और उसका निदान क्या हो सकता है। सो यस, पहली जनरेशन लगभग लगभग 46 से लेके 64 तक की, जिसे हम रेंज बोलते हैं, बेबी बूमर्स आए। जब ये लोग आए इस दुनिया में, इस एज के जब लोग थे, तो उस समय यू नो आजाद ही हुए हम, उसके तुरंत बाद फिर विश्व युद्ध होने लगे, तमाम युद्धों के साथ में डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल। तो कहीं ना कहीं रोटी और कपड़ा मकान है जैसा एक शब्द हम पुरानी फिल्मों में अमूमन सुना करते थे, राइट? तो जो फोकस रहा वो वहां रहा, डेवलपमेंट का लेवल वहां रहा। फिर नेक्स्ट जनरेशन आना शुरू हुई, जनरेशन एक्स, लगभग लगभग 65 से 80 के बीच के पैदा हुए लोग।
और सबसे ज्यादा चेंजेस इन्होंने ही देखे, चाहे किसी भी चीज के हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजी हो। यही वो लोग हुए जिन्होंने कि माचिस की 2 डब्बियों में धागा लगा के टेलीफ़ोन बना के बात करी। कितने लोगों ने ऐसा किया, हाथ खड़े कर सकते हैं। अमेज़िंग। तो यही वो लोग हैं जो आईफ़ोन का लेटेस्ट मॉडल शायद ये यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉइड का लेटेस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। जब चीज़ें बदलना शुरू हुई, डायल करने वाले फ़ोन के साथ, अच्छा कुछ चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई, राइट? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस जनरेशन ने एक चीज़ को फ़ील किया, 56-57% आ जाने के बाद में मैंने सुना है, अगर आप में से किसी ने सुना हो तो हाथ खड़ा करके सपोर्ट करिएगा। एक शब्द एक्सटिंक्ट हो गया, वो शब्द था गुड सेकंड। 57-58% वाले लोग बोलते थे कि मेरा गुड सेकंड आया है साहब। 59.5 को राउंड अप करने का था। आज की तारीख में हम भोपाल की किसी भी फेमस अखबार को उठा के देख लें, उसमें तरह-तरह के टी-शर्ट के साथ ऐसे हाथ किए हुए लड़के-लड़कियों के फोटो होते हैं, नीचे लिखा रहता है 100 परसेंटाइल, 4 फोटो होते हैं, उसके नीचे पीस फोटो होते हैं। उन पे लिखा रहता है 99.975 पॉइंट के बाद की 4 फिगर्स। तो ये वेरिएशन, बहुत सारा वेरिएशन जो इन लोगों ने, जेन एक्स ने ऑब्जर्व किया। टेक्नोलॉजी पहली जनरेशन बूमर्स के पास उतनी नहीं आई थी। छोटी-छोटी चीजें, घरेलू फ्रिज, मोहल्ले में 1-2 लोगों के पास होता था। सब लोग उनके यहाँ बर्फ जमाने जाते थे। किसी ने ऐसा महसूस किया कभी? प्लीज हाथ खड़े कर सकते हैं, कमाल है। एक शब्द डिलीट हो गया, पीपी। लोग अपने विजिटिंग कार्ड पे एक मोबाइल फोन नंबर लिखते थे, लैंडलाइन को लिखते थे पीपी, जो कि एक फ्रेंच वर्ड था, पेरी पैसू, मतलब समवन नियर बाय यू। घर में फोन थे ही नहीं। मेरे 6 घर छोड़ के फोन होगा और मैंने उसके नंबर को अपने कार्ड पे लिखा है पीपी। अब सोचिए, जब ये चीजें साथ में चल रही तो ये आपके माइंडसेट को डिफाइन करने में आपकी हेल्प कर रही, राइट? छोटी छोटी सी चीजें। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये है जनरेशन वाई। ये जब आई तो ईमेल के खाते शुरू होना जेन एक्स में हो गए थे, वाई और आने लग गया। फाइलों की जगह ईमेल्स ने और बाकी ऑफिस और ऑटोमेशन और इस तरह की सारी चीजों ने लेना शुरू कर दी। देन केम जेन जी। ये वो लोग थे जिनके पास लेटेस्ट, मतलब यहाँ हमने 2G कंप्यूटर से शुरू किया था, यहाँ इनके पास लेटेस्ट वर्जन सारे आना शुरू हो गए। सोशल मीडिया बहुत हावी हो गया, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन इनको करने को मिल गया सोशल मीडिया से, बट ह्यूमन इंटरेक्शन रिड्यूस होने लगा। और अब हम आते हैं आखिरी जनरेशन की तरफ, जेन अल्फा। ये तो वो जनरेशन है जिसको मम्मी ने कहा कि तुम मोबाइल पे अभी यार 2-4 कार्टून देख लो जब तक मैं खाना खा लेती हूँ या मैं खाना बना लेती हूँ। तो ये टोटल, ये वो है जो सीरी और एलेक्सा वाली जनरेशन है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिसिंग होना शुरू हो गई है। बचपन में हमने एक ऐसे पढ़ा था जनरेशन गैप, और एक ऐसे पढ़ा था वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस से मैंने जीवन में एक बात सीखी थी, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। विज्ञान एक बहुत अच्छा नौकर है। आपका मोबाइल आपके लिए, आपकी टेक्नोलॉजी आपके लिए जब तक अच्छी जब आप उसको अपने लिए यूज करते हो, जब वो आप पे हावी हो जाए। जब मैंने फोन निकाला ये सोच के कि मुझे इनसे बात करना है, और निकालने के बाद ही कुछ मैसेज आया, और उसके बाद 15 मिनट बाद मैंने सोचा कि मैंने 4-5-6 जितने भी लोग हैं, राइट, और अपने आप से एक एक सदस्य के नाम के आगे ठिठकिए और सोचिए कि मेरा मेरा बेटा, मेरा बहन, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उनसे मेरे कम्युनिकेशन का टाइटनेस का कितना लेवल है। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइम। मैं ज्यादा बात करने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं टाइटनेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 5 फोटो मैंने जनरेशन के दिखाए थे, उनमें से वो सारे चैलेंजेस को अगर कोई डिसॉल्व कर सकता है, ये। तो जल्दी से मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट आप सोच लीजिए और अपने आप को जवाब दीजिए, क्या 100 की तरफ ये कम्युनिकेशन जा रहा है? और अगर नहीं जा रहा है तो स्टार्ट डूइंग एनीथिंग। जो आप कर सकते हैं वो करिए। और ये शुरू होता है सुनने के साथ में, नंबर 1। दूसरा शुरू होता है, ठीक है, लड़ाई होगी, पंगा होगा, घर में आर्गुमेंट होगा, बहस होगी, सारी चीज होगी, मगर एक छोटा सा स्टेप, चारों घर के सदस्य बैठ के तय कर ले कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा खत्म, फिर उसके बाद कोई भी एक इनिशिएटिव लेगा और उसके बाद चीजों को सेटल करने की कोशिश करेगा, बोल देगा जाके सॉरी। मैं आज ही सुबह अपनी बेटिया को सॉरी बोल के आया हूँ, बिकॉज मैंने किसी कारण से उसे डांट दिया था। बीइंग फादर डांटना भी जरूरी है, मगर मुझे ये भी देखना है कि मुझे उससे कनेक्ट बनाए रखना है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका कम्युनिकेशन टाइट नहीं है, बच्चा आपसे कुछ चीज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो एक बात हमेशा याद रख लीजिए, बाहर कंधा देने वाले उससे बहुत लोग मिल जाएंगे।
जो आप जानते हैं कि आप उनके लिए वो कभी भी सही नहीं बने, राइट? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. So baby boomers, your wisdom is not outdated, it's needed. Share it digitally. Baby boomers जो है सीनियर पे wisdom, उनका जो एक्सपीरियंस इस इंस्टीट्यूशन के बाहर मेन रोड पे कोई बच्चा खड़ा है उसे कितना दिखाई देगा? शायद 200 मीटर इधर 200 मीटर इधर, मगर जो 10th फ्लोर पे खड़ा है उसे शायद भोपाल के चारों छोर दिखाई देंगे. दैट इज एक्सपीरियंस दैट दिस जनरेशन हैज नाउ. तो डिजिटली बस थोड़ा सा इक्विप होना है. सेकेंड वन इज बैलेंस. जनरेशन वाई के लिए, सॉरी, जनरेशन एक्स के लिए यू आर नॉट स्टक इन द मिडल, यू आर ग्लू. इस जनरेशन को ओल्ड पेरेंट्स भी है, उनकी भी केयर करना है, बच्चे भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होने लगे. कई फैमिलीज में 3 जनरेशन एक साथ है, बट दैट इज व्हाट इज. और इन सब का एक ही इलाज है, कम्युनिकेशन. यस, बैलेंस एम्बिशन विद इंटेंशन, प्रोटेक्ट योर पीस. जेन एक्स ये वो जनरेशन है, जेन वाई, जो अभी बहुत सारे सिलिकॉन सिटी में, गुड़गांव में, नोएडा में, पुनाव के जो लाखों सरों में से बहुत बड़ा लॉट इनका है. और जिस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इनको छोटी छोटी सी चीजों को करके अपने मेंटल पीस को सस्टेन करने की है. यस, डोंट जस्ट गो वायरल, गो वैल्यूएबल. केवल अगर हमने अपनी ऊपर की जनरेशन से कम्युनिकेशन जारी रखा तो हम वैल्यूएबल हो जाएंगे, क्योंकि वायरल तो लोग गाली बक के भी हो जाते हैं. अब्यूसिव वीडियोस बना के भी लोग करोड़पति बन रहे हैं हिंदुस्तान में. एंड लास्ट वन, जेन अल्फा, इट्स योर टाइम, स्टे ह्यूमन इन द प्रोसेस. बहुत जरूरी है कि वो ह्यूमन बने रहें और अपनी चीजों को, अपना इंटरेक्शन बना रहे. और उसकी जिम्मेदारी यहाँ ऊपर से है, बिकॉज ये दे आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स. एंड यस, इट्स टाइम टू रिसेस, लेट्स कम्युनिकेट, रिबूट टुगेदर. थैंक यू सो मच.